दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र। मैं मेरे चैनल सुनो कहानी हॉरर में आपको हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर कहानियां सुनाता हूं। आप में से कईयों ने मेरी कहानियां सुनी भी होंगी। जिन्होंने नहीं सुनी वो मेरे चैनल में जाके मेरी कहानियों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी मेरी एक फ्रेंड सपना की है। आज से करीब 7 साल पहले उसके साथ एक बहुत अजीब वाकया हुआ, जिसे याद करके वो तो डर से सिहर ही जाती है, बल्कि उसके बारे में सोचकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल 7 साल पहले सपना के हस्बैंड का ट्रांसफ़र दिल्ली से पुणे हो गया था, तो उन्हें जल्दी जल्दी में शिफ्ट होना पड़ा। समय कम था, इसलिए उन्होंने किसी ब्रोकर से कहकर वहाँ एक सस्ता फ्लैट ले लिया। ब्रोकर ने जो फ्लैट उन्हें दिलाया वो फ्लैट एक 13वीं मंजिली इमारत के टॉप फ्लोर पे था, यानी कि 13th फ्लोर पे। वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और उसमें ज़्यादातर फ्लोर्स और फ्लैट्स खाली ही पड़े थे, मगर उनको 13वीं मंजिल में एक फ्लैट आसानी और बहुत ही सस्ते दामों में मिल गया। 13 नंबर को अक्सर अपशगुन माना जाता है, मगर सपना का पति राजीव इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, इसलिए उसने बिना देरी किए उस फ्लैट के लिए हाँ बोल दिया। वहाँ शिफ्ट होकर अगले दिन राजीव तो ऑफिस के काम से बाहर चला गया और सपना उस फ्लैट में अकेली रह गई। वो घर का सारा सामान अपनी जगह में सेट करने लगी कि तभी उसे अपने फ्लैट के बगल वाले फ्लैट के दरवाजे पे एक दस्तक सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कुछ पल बाद वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और कुछ ही देर में वो चीख बंद हो गई और सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया। सपना को लगा बगल वाले फ्लैट में टीवी ऑन किया होगा और अचानक से टीवी का वॉल्यूम तेज़ हो गया होगा और वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ टीवी में से आ रही होगी। सपना फिर से अपने काम में लग गई। थोड़ी ही देर बाद फिर से दस्तक हुई। सपना ने अपने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। बाहर पीला रेनकोट पहने एक आदमी सपना के फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पे खड़ा था। दरवाजे के पीप होल से सपना को सिर्फ उस आदमी की पीठ दिखाई दे रही थी। सपना ने गौर किया कि उस आदमी के एक हाथ में कील ठोकने वाला एक हथौड़ा था। तभी सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला और वो आदमी ज़बरदस्ती उस दरवाजे के अंदर घुस गया और फिर उस फ्लैट का दरवाज़ा एक झटके में बंद हो गया और कुछ देर बाद उस फ्लैट से भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और फिर वो आवाज़ें बंद हो गई। सपना जान चुकी थी कि कोई पागल आदमी सबके फ्लैट में घुसकर उन्हें हथौड़े से पीट पीट कर मार रहा था और ये देखकर सपना के पैर डर के मारे कांप रहे थे। उसने अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढा, मगर फ़ोन घर के बिखरे सामान के बीच पता नहीं कहाँ गुम हो गया था और थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे में दस्तक हुई। सपना ने डरते डरते दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। बाहर पीला रेनकोट पहने वही आदमी खड़ा था और वो दरवाजे के पीप होल पे ही देख रहा था, मानो जैसे वो जानता हो कि सपना उस छेद से उसे ही देख रही है। उस आदमी ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। उसने अपने हथौड़े से भी दरवाजे में कई बार किए। अब सपना डर से कांपने लगी थी। वो जान चुकी थी कि दरवाजे के खुलते ही या टूटते ही वो आदमी अंदर आ जाएगा और उसे बेरहमी से मार डालेगा। तभी उसे बिखरे सामान के बीच उसके फ़ोन की वाइब्रेशन सुनाई दी। सपना ने अपना फ़ोन ढूंढा। उसके फ़ोन में उसके पति राजीव की कॉल आ रही थी। सपना ने तुरंत कॉल रिसीव किया और बिना रुके राजीव को सारी बात बता दी। राजीव ने तुरंत उसे पुलिस को कॉल करने को कहा और वो खुद भी घर वापस आ गया। जब तक वो घर पहुंचा, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और सपना का बयान ले रही थी। राजीव को देखकर सपना उससे लिपट कर रोने लगी। पुलिस ने उनके फ्लैट के बगल वाले और सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अच्छे से छानबीन की, मगर सपना ने जैसा बताया था कि उन फ्लैट्स में एक आदमी घुसा और उसने वहां रहने वाले लोगों को मार डाला, मगर ऐसा वहां कोई भी सुराग नहीं मिला। उस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स कई सालों से बंद पड़े थे। उस फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता सिवाय सपना राजीव के। पुलिस वाले ने आगे बताया कि जैसा विवरण सपना ने दिया उसी तरह की एक घटना 10 साल पहले उस बिल्डिंग में घटी थी। वहां रहने वाले एक आदमी ने अपने फ्लैट के आसपास सभी फ्लैट्स में घुसकर वहां रहने वाली अकेली औरतों को हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला था और बाद में उसने अपने फ्लैट में पंखे से लटक कर खुद को भी मार डाला। पुलिस वाले ने आगे बताया कि जिस फ्लैट में सपना और राजीव अभी रह रहे थे वो फ्लैट उसी आदमी का था। ये सुनकर सपना राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ चुके थे कि ब्रोकर ने उनके साथ धोखा किया। आखिर में उन्होंने वो फ्लैट खाली कर दूसरी जगह एक घर भाड़े में ले लिया। आज भी सपना जब उस घटना को याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Hello my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मेरा नाम सनी है। मैं 12th में पढ़ता हूँ।
मैं अपने बचपन का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं तब क्लास 6 में पढ़ता था। मेरे 2 डॉग्स हुआ करते थे। मेरा डेली रूटीन था, मैं डिनर करने के बाद उन 2 डॉग्स को लेकर वॉकिंग करने चला जाया करता था। हमारा जो घर है वहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत ही अच्छा जगह है। बाकी अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है क्योंकि पूरी तरह भरा ही नहीं है और बहुत ही पेड़ है। मैं पुणे में रहता हूँ। इसी तरह मैं वहाँ पर अपने डॉग्स को लेकर वॉकिंग के लिए चला गया। मेरे साथ वॉचमैन काका भी जाया करते थे, लेकिन उस दिन वॉचमैन काका कुछ कारण के वजह से नहीं गए, तो मैं अपने डॉग्स को लेकर आगे निकल गया। मैं डरता वरता भी नहीं था, बचपन से अकेले सोता हूँ और फिर अपना ट्यूशन वगैरह भी उसी रास्ते से जाया करता था। जाते जाते मैं देखता हूँ मेरे जो डॉग्स थे वो लोग दोनों ही रुक गए और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। रात के 10 बज रहे थे और ठंड का मौसम था। मैं इधर उधर देखने के बावजूद कुछ ना देखकर मैं उनको आगे ले जाने के लिए खींचने लगा, लेकिन वो दोनों टस से मस नहीं हो रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अगर इन दोनों को छोड़ दूंगा तो ये दोनों शायद मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, मैं आगे आगे अगर निकल जाऊं। बट वैसा भी नहीं, वो दोनों वहीं पे खड़े रह गए। मैं आगे निकलना चाहता था, लेकिन वो लोग वहाँ से टस से मस नहीं हो रहे थे। फिर कुछ देर में मैं देखता हूँ कि कोई दूर से जैसे चलकर आ रहा है। उसका कद काफ़ी लंबा लग रहा था। मुझे भी थोड़ा सा डर लगा। मैं डॉग के पास फिर से आ गया। आकर मैं जब मुड़ने लगा कि घर के तरफ में जाने लगा, तो वो जो भी आ रहा था वो बहुत जोर से तेजी से हमारे ओर आने लगा, दौड़ते हुए। तब मैं काफ़ी घबरा गया और मैं अपने डॉग्स को लेकर आगे निकलने लगा। लेकिन मेरा एक डॉग अचानक गिर गया और मैं उसे खींच भी नहीं पा रहा था। वो उठ भी नहीं रहा था और मैं उसे गोद में भी नहीं उठा पा रहा था। वो क्या चीज़ थी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो कंटिन्यू हमारे पास आते जा रहा था, लेकिन मैं डॉग को उठा भी नहीं पा रहा था। फिर मेरा जो दूसरा डॉग था, मैं उसको लेकर घर आ गया और आकर अपने पापा को बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मैं वो डॉग को ले नहीं पाया। तो मेरे पापा हमारे साथ गए। जाने के बाद हम लोगों ने देखा हमारा डॉग वहाँ पर नहीं था। इधर उधर ढूंढने पर मैंने देखा मेरा डॉग मर चुका था। उसकी जो डेड बॉडी थी बिल्कुल कटी फटी पड़ी हुई थी। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैं काफ़ी रोने लगा। मेरे पापा मुझे समझाए और हम लोग घर आ गए। दूसरे दिन पापा ने उसका डेड बॉडी को वॉचमैन काका को बोलकर दफना दिया। तब वॉचमैन काका ने ही हमसे कहा कि यहाँ पर अकेले कभी मत आना। मैं तुम्हें बताता नहीं था इसलिए क्योंकि तुम डर जाओगे। सब कहते हैं कि यहाँ पर एक चुड़ैल है जो कि अकेले इंसान, जानवर, किसी को भी देखकर वो हमला करती है। तुम लोग बहुत खुशनसीब हो जो तुम लोग बच गए हो। उसके बाद से मैं कभी भी अकेले अपने डॉग को लेकर बाहर नहीं जाता हूँ। मुझे काफ़ी डर लगता है। इस बात को कई साल हो गए हैं, लेकिन मैं भूल नहीं पाता। और मेरा वो डॉग, उसका नाम था जैकी। जैकी मुझे बहुत याद आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं कहानी कहने जा रहा हूँ हॉस्टल के अंदर भूत है। हॉस्टल के भूत की सच्ची डरावनी कहानी। जी हाँ, तो मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो मैं कहानी स्टार्ट करूँ उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो का टारगेट एम रखा है मैंने 500 लाइक्स, ओनली 500 लाइक्स। आप 500 लोगों को शेयर कर दोगे तो भी 500 लाइक्स 1 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, काल्पनिक नहीं है। यह कहानी मैंने कई लोगों के मुख से सुन रखी है और बताने वालों का तो कहना था कि यह कहानी पूरी तरह सत्य है। हाँ, मैंने सिर्फ इतना किया है कि कहानी को सुनकर उसे शब्दों में बस पिरो दिया है ताकि आप भी इसका आनंद उठा सके। कहानी सुनने के बाद आप खुद ये निर्णय लीजिए कि यह कहानी काल्पनिक है या वास्तव में ऐसी घटना घट सकती है। वैसे भी संसार रहस्य से भरा पड़ा है। जीवन में, समाज में, दुनिया में कुछ ऐसी बातें घट जाती है जो सत्य होकर भी असत्य लगती है, पर जिनसे खुद देखा हो, महसूस किया हो, उसे तो किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती। वह न विज्ञान की सुनता है और न किसी और का, वह तो बस अपनी आंखों पर विश्वास करता है, बस अपनी आंखों पर। तो आइए अब देर न करते हुए आपको इस अद्भुत, रोमांचक, सिहराने वाली कहानी की यात्रा पर अग्रसर करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस घटना को घटे हुए बहुत दिन हो गए हैं। यह घटना मेरे बचपन काल की है, यानी कहा जा सकता है कि 25-30 साल पहले की हमारे जिले जवार की यह घटना है। जी हाँ, ये बड़े नामचीन महाविद्यालय की घटना। यह महाविद्यालय बहुत पुराना होने के साथ ही साथ आज भी अपनी गरिमा को बनाए हुए है और इसकी गणना सुप्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में होती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं। इस महाविद्यालय में कई हॉस्टल है जिसमें मेधावी छात्र रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में इस महाविद्यालय मीन्स की कॉलेज और अपने घर परिवार का नाम रोशन करते हैं। एक बार की बात है कि ओजस्वी नामक हॉस्टल में बिहार का एक लड़का रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दुबे भाई किया करते थे। दुबे जी पढ़ाई लिखाई में अन्य बच्चों की मदद करने के साथ ही साथ उनकी अन्य परेशानियों को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। हॉस्टल में उनका बहुत ही मान सम्मान था। अपने सहपाठियों के साथ ही वे अध्यापकों को भी चेते थे। उन्हें अपने कॉलेज से बहुत ही प्रेम था। उन्हें सुबह सुबह या शाम के समय कॉलेज में अपने साथियों के साथ घूमते हुए अक्सर देखा जा सकता था। एक बार की बात है कि दुबे जी अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गांव गए। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उनसे कहा कि दुबे भाई जल्दी ही वापस आ जाइएगा। दुबे जी ने सकारात्मकता से सिर हिलाते हुए अपने सहपाठियों से विदा ली। उन्होंने शाम की बस पकड़ी और अपने गांव की ओर चल दिए। चूंकि उस समय उनके पास फोन आदि की सुविधा नहीं थी, इसलिए वे अपने सहपाठियों को अपने पहुंचने की खबर तुरंत नहीं दे सकते थे। खैर, इधर हॉस्टल में दुबे जी की कमी तो सहपाठियों को खलती थी, पर उन्हें संतोष था कि 15 दिन की ही तो बात है, फिर दुबे जी उन लोगों के साथ ही तो होंगे। आखिरकार वह 15 दिन के समय की आयु पूर्ण हुई और दुबे जी का पर्दारण हॉस्टल में हो गया। पर यह पर्दापण कुछ अलग हटकर था, क्योंकि दुबे जी के चेहरे पर से पहले वाली मुस्कान गायब थी और साथ ही उनका मिलनसार रवैया भी। अब तो दुबे जी पूरे के पूरे बदले हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि आने के बाद ना ही वह अपने किसी सहपाठी या रूम पार्टनर से अच्छी तरह बात के लिए और ना ही घर परिवार, शादी विवाह आदि की ही कोई बात बताई। एक दिन रात को खाना बनाते समय उनके रूम पार्टनर ने कहा कि दुबे जी, आज की रात आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगा। तो दुबे जी ने बेसन से कहा कि अपने हिसाब से बनाओ, वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है। दुबे जी की यह उदासी, बदला स्वभाव उनके रूम पार्टनर को परेशान किए जा रही थी। वह सोच रहा था कि अब कोई दुबे जी के घर का व्यक्ति आए और वह उससे बात करे, क्योंकि उस रूम पार्टनर के लिए दुबे जी अब रहस्यमय होते जा रहे थे, क्योंकि वे हर बात को टालने के साथ ही कभी कभी दिन भर गायब भी रहते थे।
एक दिन तो एक ऐसी भयावह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घट गई कि रूम पार्टनर बेचारा बीमार पड़ गया और छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए उसे गांव जाना पड़ा हुआ यह कि एक दिन सवेरे सवेरे रूम पार्टनर उठकर टहलने चला गया था। उधर ही कई से नीम की दातुन तोड़ लाया था। उसने देखा कि जाते समय तो दुबे जी अपनी खाट पर सोए थे, पर आने पर उसने पाया कि दुबे जी तो रूम में ही नहीं है। खैर, उसे लगा कि कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। उसके बाद वह कमरे में टंगे एक बड़े शीशे दर्पण में देखते अपने बालों में कंघी करने लगा। अरे अचानक उस शीशे में उसे दुबे जी का चेहरा दिखाई दिया। वह तो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे दुबे जी थे ही नहीं। फिर वह डरते डरते शीशे की ओर मुड़ा तो शीशे में दुबे जी का चेहरा नहीं दिखा। वो एकदम से परेशान हो गया और थोड़ा डरते हुए अपनी खाट की ओर बढ़ने लगा। खाटों के पास पहुंचकर क्या देखता है कि दुबे जी तो अपनी खाट पर सोए हैं। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी घूम, क्योंकि जब वह आया तो दुबे जी कमरे में नहीं थे और अंदर से उसने दरवाजे की सिटकनी भी तो लगा दी थी, तो फिर दुबे जी अंदर कैसे आए? वह उस समय इतना डर गया, बिना दुबे जी को जगाए रूम से बाहर निकल गया और बगल वाले सहपाठी के रूम में चला गया। पर उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे यह भी लग रहा था कि यह बात अगर वह किसी से बताता है तो कई लोग उस पर हंसने न लगे, उसका मजाक न बना दे। खैर, वह कोई बहाना बनाकर उस सहपाठी को अपने कमरे में लेकर आया और बात करते करते हिम्मत करके दुबे जी को जगाया। जब दुबे जी जगे तो उनसे थोड़ा दूर रहते हुए ही उसने दुबे जी से कहा कि सकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे तेज बुखार है, इसलिए वह 1 हफ्ते के लिए गांव जा रहा है। इसके पहले कि दुबे जी कुछ समझे या रूम में आया हुआ उसका सहपाठी कुछ समझे, वह धीरे से अपना एक छोटा बैग उठाया और तेजी से कमरे से निकल गया। दुबे जी और उसका सहपाठी बस एक दूसरे को देखते ही रह गए और चाहकर भी उसे जाने से रोक नहीं सके। खैर, 1 हफ्ते का समय बीत गया और दुबे जी का डरा सहमा रूम पार्टनर फिर से हॉस्टल में आ गया, पर अब वह भी कमरे में कम ही रहता और कोई न कोई बहाना बनाकर बगल में रहे सहपाठी के कमरों में चला जाता या पुस्तकालय में। रात को जल्दी से खाना वाना बनाकर खा पी कर कोई पुस्तक आदि लेकर सोने के लिए भी अब वह किसी सहपाठी के कमरे में ही चला जाता, पर पूरा कोशिश करता कि उसे दुबे जी के साथ न रहना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को आप काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो का टारगेट व्यू एम है 10,000 व्यूज़। प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने इस वीडियो को बहुत दिल से बनाया है कि इस वीडियो में व्यूज़ आए। आपको चैनल की हालत पता है गाइस, वीडियो में व्यूज़ ही नहीं आते, तो प्लीज़ दोस्तों भाई के वीडियो को शेयर कर दो। एक दिन तो दुबे जी के रूम पार्टनर पर ऐसा डरावना भयावह तुषारपात हुआ कि डर के मारे उसकी शरीर कांपने लगी और वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही उसके आसपास के कमरे में रहने वाले बच्चों के भी चेहरे पर भी हवाइयां उठने लगी और सबके सब भयभीत हो गए। चिल्लाहट रुदन मच गया। हुआ यह कि एक दिन दुबे जी का रूम पार्टनर सुबह सुबह अपने कुछ सहपाठियों को अपने रूम पर बुला लिया था और सबके लिए चाय बना रहा था। दुबे जी सुबह सुबह ही बिना बताए कहीं निकल गए थे। अचानक दुबे जी के उस रूम के दरवाजे पर कुछ अस्पष्ट शोरगुल सुनाई दिया। फिर कमरे के दरवाजे को बाहर से कोई तेजी से बड़बड़ाने लगा। फिर दुबे जी के रूम पार्टनर से दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि दरवाजे पर उसके हॉस्टल के ही डरे सहमे कुछ बच्चे और दुबे जी के पिताजी और उनके बड़े भाई खड़े हैं। दुबे जी के पिताजी की आंखों से आंसू झर रहे थे और उनके बड़े भाई के चेहरे पर भी असीम मायूसी छाई हुई थी। दुबे जी का रूम पार्टनर इन दोनों को पहचानता था, अस्तु उसने आगे बढ़कर इन दोनों को प्रणाम किया और मायूस होकर ही बोला कि दुबे जी तो अभी कमरे में नहीं है, सुबह सुबह ही कहीं चले गए, आधे 1 घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप लोग अंदर आकर बैठिए, चाय पीजिए। यह सारी बातों दुबे जी का रूम पार्टनर
स्थिति को भांपने की कोशिश करते हुए एक ही सांस में बोल गया। रूम पार्टनर की बात सुनकर वहां खड़ी उदास डरी भीड़ में से कोई बोले उसके पहले ही दुबे जी के पिताजी भौंकार पार कर बहुत तेज आवाज करते हुए रोते हुए बोल पड़े, नहीं बेटा, वह कैसे आ सकता है? वह तो अब इस दुनिया में ही रहा ही नहीं। हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं और कॉलेज को खबर करने। इतना कहते हुए दुबे जी के पिताजी और भी फपक कर रो पड़े। उनकी बात सुनते ही दुबे जी के रूम पार्टनर की शरीर पूरी तरह से कांपने लगी तथा दुबे जी के बड़े भाई रुआसू होकर बोल पड़े कि यहाँ से घर जाने के 2 दिन ही बाद दुबे मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहां जा रहा था। पता नहीं कैसे उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई थी और वह जान स्पॉट ही काल के गाल में समा गया था। इतना कहते ही वह फपक कर रो पड़े और पता नहीं उनकी बात दुबे जी का रूम पार्टनर पूरा सुन पाया नहीं। वह तो बेहोश होकर गिर पड़ा था। बाकी सारे बच्चों को भी ठकुआ मार गया था और उन सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। अधिकांश बच्चे कांप भी रहे थे। बच्चों के दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि क्या वे लोग 10 से 15 दिन से किसी भूत के साथ रह रहे थे? क्या उनके हॉस्टल में जो लड़का रह रहा था वह आत्मा थी? क्या वह दुबे जी का भूत था? खैर, उस दिन के बाद से दुबे भाई का भूत फिर कभी हॉस्टल में नहीं आया, पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए स्वर्गीय होने के बाद भी वे हॉस्टल का मोह छोड़ न सके। अब आप खुद सोचिए कि दुबे जी के रूम पार्टनर पर क्या बीती होगी या बीत रही होगी, जो एक आत्मा भूत के साथ 15 दिन तक एक ही कमरे में रहा। यह घटना सही है या गलत, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने यह घटना अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से सुनी है। खैर, भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी हॉस्टल में भूत की ये कहानी? तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और गाइस, आपको भाई का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करना न भूलें। मैं एक ही बात 3-4 बार बोला हूँ तो दोस्तों कर दीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज में। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह घटना मेरे दोस्त के साथ घटी है। हमारा एक दोस्त है जो कि पेशे से इंजीनियर है और काम के सिलसिले में हमेशा एक सिटी से दूसरे सिटी में घूमता रहता है। तो आगे की कहानी हम उसी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरा नाम राजू है। मेरी जॉब की वजह से मुझे हमेशा इधर उधर घूमना पड़ता है, एक सिटी से दूसरे सिटी में। इस बार मुझे जाना था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। मैंने रेलवे की टिकट तत्काल में बुक की थी और जाने की तैयारी कर ली। थोड़े कपड़े और ज़रूरत का सामान लेकर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। रात का समय था। मैं अपना सामान लेकर प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। मेरी तरह और बहुत सारे यात्री उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ समय बाद ट्रेन अपने प्लेटफार्म पर आ पहुंची थी। मैंने अपना सामान लेकर अपनी सीट को ढूंढने लगा। मेरा सीट नंबर था 20। थोड़ी ही देर में मुझे अपना सीट नंबर 20 मिल ही गया। मैंने अपना सामान
सीट के नीचे रख दिया और दूसरे यात्री जो अभी भी अपना सीट खोज रहे थे उनको देखने लगा। उनकी तरफ देखते हुए आराम से मैंने अपना पैर फैलाकर बैठ गया। थोड़ी समय में ट्रेन का हॉर्न बजा और धीरे से ट्रेन अपने प्लेटफार्म से आगे बढ़ने लगी और मैं रिलैक्स होया और सोचा करीब 20 घंटे इस ट्रेन में मुझे बैठना है। अभी का समय तो चलो सोते सोते निकल जाएगा, पर फिर जब आगे क्या करूँगा, इन्हीं सब ख्यालों में मैं खोया हुआ था। और तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आया और मुझे बड़े प्यार से बोला, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए आप अपनी सीट पर बैठा सकते हो? वैसे तो मुझे उनको बैठाना नहीं चाहिए था, पर उनके उम्र का ख्याल करते हुए मैंने उनसे कहा हाँ क्यों नहीं, और मैंने अपना पैर समेट लिया। कुछ समय तो हम दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बात करके अपना समय काटा जाए। तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए उनके सीट का नंबर पूछा, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि मेरा सीट नंबर 20 है। मैं तो चौंक गया क्योंकि मेरा भी सीट नंबर 20 ही था। तो मैंने पहले तो अपनी टिकट चेक कर ली, तो उसमें मेरा सीट नंबर 20 ही लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? मेरे इस सवाल पे उनका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया। तो मैं समझ गया कि उनके पास टिकट है ही नहीं, वे झूठ बोल रहे हैं इस सीट पर बैठे रहने के लिए। मैंने सोचा चलो कोई ना, थोड़ी देर बैठने दो, मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं उनको उठा दूंगा। मुझे पता नहीं क्यों उनको देखकर कुछ अजीब सा ही लग रहा था, क्योंकि हम जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे वह एक्सप्रेस ट्रेन थी। बीच में उसका कोई भी स्टॉप नहीं था। ज़्यादातर लोग स्टेट से स्टेट में सफ़र करने के लिए इन ट्रेनों का यूज़ करते हैं, तो सभी लोगों के पास 1 या 2 बैग तो होता ही है। मैं खुद 2 बैग लेकर आया हुआ था, लेकिन उनके पास तो कोई बैग भी नहीं था। उनके हाथों में था तो सिर्फ एक पुराना पेपर जो कि आज का नहीं लग रहा था। ट्रेन अपनी पूरी तेज़ी से भाग रही थी। खिड़की से नम ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। सभी लोग सोने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार उन बुजुर्ग का ख्याल आ रहा था कि ऐसे क्यों बिना सामान के घूम रहे हैं और इतने शांत क्यों हैं। जब मेरे से ना रहा गया तो मैंने उनसे पूछा, बाबा आप कहाँ तक जा रहे हैं? मेरे इस सवाल का मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला, तो मुझे उनकी इस हरकत पर गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा शायद उन्होंने सुना नहीं होगा, तो मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में फिर से उनसे वही सवाल पूछा। उन्होंने इस बार भी मेरी तरफ देखा और हल्की सी आवाज़ में कहा, बेटा मैं कहीं नहीं जाता, यहीं पर रहता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं इसी सीट नंबर 20 पर रहता हूँ। यह सुनते ही मैं थोड़ा हंस पड़ा और उनसे कहा कि आपको तो यह सीट नंबर 20 इतनी पसंद आ गई है। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। मैं अपनी ही धुन में मस्त उनसे कहा कि चलिए अभी के लिए 20 नंबर सीट मेरी है, आप यहाँ से उठिए। मेरे ऐसा कहते ही उन्होंने मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखते हुए कहा कि मैं नहीं उठूँगा। उनके ऐसा कहते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अचानक ट्रेन रुक गई। मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उस पूरे ट्रेन में सिर्फ मैं ही था। मैं एकदम से शौक में हो गया और उठकर खड़ा हुआ और अपने आसपास बैठे लोगों को खोजने लगा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे सिवाय उस ट्रेन में कोई भी नहीं था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे साथ जो ठंडी हवाएं मुझे सहल के जा रही थी वे अब तूफ़ानी हवा में बढ़ने लगी थी। मुझे यकीन हो गया था कि यह तूफ़ान मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे अपनी दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरा पूरा शरीर अकड़ सा गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी अचानक कहीं से मेरे दिल में यह ख्याल आया कि शायद यह उन बुजुर्ग बाबा की वजह से हो रहा है। मैंने उनसे जिस तरह बर्ताव किया था वह अच्छा नहीं था, तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, वे आपकी ही जगह है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। मेरे ऐसा कहते ही मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है। सब लोग गहरी नींद में ट्रेन में सोए हैं और ट्रेन तेज़ी से दौड़ रही है।
और मैं वहीं पर बैठा हुआ हूँ सीट नंबर 20 पे। मैं उठकर वहाँ से भागने ही वाला था कि मुझे सीट पे वही पेपर मिला जो कि उन बाबा के पास था। वे पेपर बहुत ही पुराना था। मैंने डरते हुए उस पेपर को उठाया। उस पेपर के अंदर से टिकट नीचे गिरा जो कि शायद उन्हीं का था। जब मैंने उस पेपर को ठीक से देखा तो पता चला कि उसमें सभी पन्ने खाली हैं, पर एक आखिरी पन्ना में न्यूज़ लिखी थी कि कैसे एक सीट पर बैठने के लिए झगड़ा करते समय एक बुजुर्ग आदमी अपनी जान गंवा पड़ी। मैं कुछ समझ पाता उतने में ही मेरी नज़र उस टिकट पर पड़ी और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि वह टिकट नंबर 20 थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर आज की हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी जिसका नाम है एक सिंगर की भटकती आत्मा की सच्ची डरावनी कहानी। तो मैं कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो में 5-6 हज़ार व्यूज़ एक ही दिन में आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। घटना उन दिनों की है जब हिंदी सिनेमा अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा था और तकनीकी दृष्टिकोण से आज के मुकाबले बहुत पीछे था। मूक फिल्मों का दौर खत्म ही हुआ था, ऑडियो की तकनीक शुरू हो चुकी थी। उस दिनों कुछ फिल्मी कलाकारों को अपने ऊपर फिल्माए जाने वाले गीत खुद गाने होते थे। उन दिनों अशोक कुमार सदाबहार हीरो के रूप में जाने जाते थे। उनके प्रशंसकों की तादाद बहुत बड़ी थी। एक बार की बात है, शाम को अशोक कुमार शूटिंग से वापस लौट रहे थे। उस समय आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। उनकी कार जब घर से कुछ पहले रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे तो क्रॉसिंग बंद था। अशोक कुमार गाड़ी से नीचे उतर गए और ड्राइवर से कहा कि गेट खुलने पर गाड़ी लेकर घर पहुंच जाना, मैं बागीचे की तरफ से होता हुआ आ जाऊंगा। वो मौसम का आनंद लेते हुए पेड़ पौधों के बीच से होते हुए निकल गई। एक जगह आंधी में टूटकर गिरा हुआ पेड़ दिखाई पड़े तो थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गए। तभी उन्हें बड़ी सुरीली आवाज में किसी के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। गाना उन्हीं की फिल्म का था और उन्हीं का गाया हुआ था। उन्होंने गाने वाले को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, भाई कौन हो? बहुत अच्छा गा रहे हो, सामने आकर गाओ। उधर से आवाज आई, पहले पूरा गाना सुन लीजिए। अशोक कुमार ने उसकी आवाज की तारीफ की और कहा कि ठीक है भाई, गाओ, मैं सुन रहा हूँ। एक घने पेड़ के ऊपर से गाने की आवाज आती रही। गाना पूरा होने के बाद अशोक कुमार ने गाने को सराहा। ऊपर से आवाज आई, यह गाना मुझे बहुत पसंद था, इसके लिए मैंने आपकी फिल्म 26 बार देखी है। मैं इस गाने को बराबर गाता था लेकिन कोई मेरा पूरा गाना सुनता नहीं था। एक दिन मेरा मूड बहुत खराब हो गया। मैं फिल्म देखने गया और सिनेमा हॉल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अपने अखबार में खबर पढ़ी भी होगी। तब से मैं भटक रहा कि कोई मेरा गाना सुन ले। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका गाया गाना आप ही को सुनाने का मौका मिला और आपने इसकी तारीफ भी की। अब मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई। मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त दीजिए, अलविदा। तो ये थी दोस्तों शॉर्ट हॉरर स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। धन्यवाद। अगर बुरी भी लगी हो तो मुझे बताना जरूर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों,
आज मैं लेकर आया हूँ एक डेंजर डॉल सबरीना की कहानी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो का टारगेट लाइक एम रखा है हमने। मैरी जब भी उसे देखती एक दर्द और एक डर उसके चेहरे पर दिखता था। हर वक्त मैरी यही सोचती थी कि इस मासूम सी बच्ची के मन में आज भी उस हादसे का डर छुपा है। वो डर मानो उसकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया हो। उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। वो ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती और ना ही कभी दूसरे बच्चों की तरह जिद करती। हर वक्त एक छोटे से कमरे में बैठी रद्दी कागजों में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। मैरी उस अपने माता पिता की दर्दनाक मौत देखी। मैरी को आज भी याद है वो दिन जब एक प्यारा सा छोटा सा परिवार उसके फ्लैट के पास वाले फ्लैट में रहने आया था, जिसमें रॉबर्ट, उसकी वाइफ रोजी और रॉबर्ट की मॉम एलिस और उनके 2 प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा छोटा सा बेटा जो अभी सिर्फ 1 साल का ही था, उसका नाम रेबिन था, और एक बेटी प्यारी सी फूल जैसी नाजुक जिसे वो प्यार से रूही बुलाते थे। वो सब लोग शाम को नीचे कॉलोनी के गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करते थे। जब भी रॉबर्ट, रोजी और एलिस बिल्डिंग से नीचे अपने बच्चों के साथ आते तो सभी फ्लैट के लोग उन्हें देखने लग जाते और वो लोग उन लोगों पर ध्यान न देकर अपने बच्चों के साथ कुछ देर खेलते और फिर वापस अपने घर लौट जाते। उन्हें ऐसा करते देख बाकी परिवार भी गार्डन में आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर सभी परिवार अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे। मैरी भी अपने दोनों बच्चों क्रूस और क्रिस्टीना के साथ गार्डन आने लगी थी। मैरी के पति आर्मी में थे और शहीद हो गए थे। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैरी पर आ चुकी थी। मैरी एक कॉन्वेंट स्कूल क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट एर्नाकुलम केरल में चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थी। मैरी को रोजी को जानने का मौका मिला था और धीरे धीरे वो दोनों ही अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन कभी कभी मैरी को लगता था कि रोजी और उसका पति रॉबर्ट उसके साथ और सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ कुछ अजीब व्यवहार करते थे। लेकिन कभी सब कुछ सामान्य लगने लगा। रोजी और रॉबर्ट अपनी बेटी रूही को किसी और बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे। उनकी बेटी रूही भी डरी सहमी सी रहती थी। एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट होने के नाते मैरी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यदि घर का माहौल ठीक नहीं हो या बच्चों के साथ कुछ नरमी से पेश न आने के कारण बच्चे डरे सहमे से रहने लगते हैं। कभी कभी मैरी को ये भी लगता था कि रॉबर्ट और रोजी रूही को रॉबिन के पास भी नहीं जाने देते थे। एक बार जब मैरी अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी तभी रूही एक बहुत ही खूबसूरत डॉल लेकर आई और मैरी को दिखाने लगी। मेरी आंटी लुक, इट्स माय न्यू डॉल। मॉम डैड ने मेरे लिए ये खरीदी थी, लेकिन वो लोग इसे यहाँ नहीं लाने देते। इस डॉल को मॉम ने घर के स्टोर रूम में एक बक्से में डाल दिया था। आज चुपके से मैंने इसे निकाला और यहाँ ले आई। कैसी है ये डॉल? चहकते हुए रूही बोली। अरे वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम तुम्हारे जैसी। कहते हुए मैरी ने वो डॉल अपने हाथों में ले ली। जैसे ही मैरी ने वो डॉल अपने हाथों में ली उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने उस एहसास को इग्नोर कर दिया और रूही से बातें करने लगी। बीच बीच में डॉल को भी देखने लगी थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे उस डॉल ने अपनी पलकें झपकाई हो। मैरी एकदम से सहम गई और उस डॉल को देखने लगी, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ। मैरी अब भी उस डॉल को देखे जा रही थी। तभी रूही की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया। आंटी, क्या हुआ? आपको मेरी डॉल पसंद नहीं आई क्या? आप उसे ऐसे क्यों देख रही हो? अपनी डॉल को मैरी के हाथों से लेते हुए, लगभग छीनते हुए रूही बोली। जैसे ही रूही ने अपनी डॉल मैरी के हाथों में से छीनी तो मैरी उसे हैरानी से देखने लगी। उस वक्त रूही की आंखों में
थोड़ा गुस्सा और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखी। मैरी ने उसे इस तरह देख मैरी थोड़ा सा सहम गई थी। मैरी को कुछ गड़बड़ लगा। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से रूही का सर सहलाया और उसे पूछा, बेटा ये डॉल बहुत सुंदर है, मुझे भी क्रिस्टीना के लिए ऐसी ही डॉल लेनी है। उसका बर्थडे आने वाला है, ना तो गिफ्ट देना है उसे। तो मुझे बताओ कि आप ये डॉल कहाँ से लेके आए। जब मैरी ने उसका सिर सहलाया तो रूही एकदम नॉर्मल हो गई और चहकते हुए बोली, हम ना बहुत दिनों पहले जब हम दूसरी जगह रहते थे तब एक म्यूजियम में गए थे, हिस्ट्री म्यूजियम। वहीं पर ये डॉल थी, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जब मैरी ने ये बात सुनी तो वो सोच में पड़ गई। म्यूजियम में डॉल वहाँ से खरीदी? मन ही मन बड़बड़ाई मैरी। वो रूही से कुछ पूछती उससे पहले ही वो वहाँ से चली गई और मैरी उसे जाते हुए देखती रही। तभी अचानक जी रूही ने जाते जाते ही अपनी गर्दन पीछे की ओर उसकी ओर देखकर फिर से रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और अपनी डॉल को अपने कंधे पर मैरी की ओर मुंह करके पकड़ लिया, जैसे किसी बच्चे को गोद में उठते हैं। अचानक मैरी के देखते देखते ही उस डॉल की आंखें चमकने लगी और मुस्कुराने लगी। मैरी एकदम से चौंक गई थी और डर के मारे अपने घर चली गई। दूसरे दिन ही मैरी उसी हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंची जिसकी बात रूही कर रही थी। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां से एक शापित डॉल जो आम जनता के लिए बहुत डेंजर थी और जिस पर बहुत सी आत्माओं का साया था, गायब हो गई थी। जैसे ही मैरी को पता लगा, अचानक ही उसकी आंखों के सामने रूही की वो डॉल घूमने लगी थी। मैरी समझ गई थी कि रूही के पास वही डॉल है जो यहाँ थी। उसने वहाँ म्यूजियम वालों से कुछ पूछताछ की और उन्होंने जो बताया उससे तो मैरी बहुत शौक हो गई थी। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2 महीने पहले हमेशा की तरह बहुत से लोग वहाँ आए हुए थे। बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग यहाँ की कलाकृतियाँ और पुरानी चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डॉल थी जिसे म्यूजियम के बहुत ही पवित्र स्थान जहाँ क्राइस्ट की प्रतिमा थी उसी के पास एक कांच के डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि यहाँ के प्रीस्ट ने बताया था कि वो डॉल शापित थी और बहुत ही डेंजर थी। इस डॉल से लोगों को बचाने के लिए तंत्रों से बांधकर इस डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ये डॉल एक इला नाम की लड़की के पास थी। वो लड़की इस डॉल को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उस लड़की और उसकी माँ की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाशों के टुकड़े करके अपने ही परिवार के साथ मिलकर पकाकर खा गए, ताकि किसी को पता न चले कि उनकी हत्या किसने की। उन दोनों की आत्माएं इस डॉल में आ गई। अब ये डॉल अब तक उन लोगों से बदला न ले ले तब तक ये शांत नहीं रहेगी। उनकी मौत के बाद उस लड़की का पिता खुद ही इस डॉल को लेकर यहाँ आया और यहाँ इसे कैद करवा दिया। इला का पिता तो वहाँ से चला गया, लेकिन जब हम इस डॉल को कैद कर रहे थे तब खुद इस डॉल ने बताया कि इन दोनों की हत्या इला के पिता और उसकी दूसरी बीवी ने ही की थी, और साथ ही ये कहने लगे कि जब इनसे बदला लेने का समय आएगा तब ये खुद ब खुद यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। शायद वो समय आ गया है जब वो डॉल खुद ही यहाँ से आज़ाद हो गई और इस डॉल की आज़ादी का कारण बनी रूही और उसकी फैमिली। उस दिन रूही अपने पेरेंट्स और भाई के साथ यही आई थी। जैसे ही रूही ने इस डॉल को देखा तो अचानक ही ये डॉल उसे देखकर मुस्कुरा उठी और रूही उसे मुस्कुराते हुए देख उसके साथ खेलने के लिए मचल उठी, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। इसी तरह वो डॉल और भी छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती थी। जब रूही अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई तब अचानक ही वो डॉल
रूही को अपने पास बुलाने लगी थी। रूही ने अपने पिता रॉबर्ट का हाथ छुड़वाया और खुद ब खुद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। वो उस समय बहुत गंभीर मुद्रा में थी। रोजी और रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे चलते चलते चले गए। रूही फिर से उस डॉल के पास जाकर खड़ी हो गई। रूही के चेहरे से लग रहा था कि वो किसी के वश में थी। अचानक ही रूही उस शोकेस के कांच खोलने लगी थी, लेकिन वो खोल नहीं पाई थी। रोजी और रॉबर्ट ने रूही को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। वहाँ के वर्कर्स भी न जाने क्यों उस समय किसी गहरे शून्य में चले गए। अचानक ही रोजी ने रूही को रोकते हुए कहा, रूही बच्चा, अभी घर चलो, ये डॉल हम तुम्हें लाकर देंगे। कहते हुए किसी तरह रोजी ने रूही को समझाया और वहां से ले गई। उसी रात अचानक उस शोकेस के कांच अपने आप ही खुल गए और आज भयंकर आवाज के साथ वो डॉल नीचे कूद गई और धीरे धीरे वो डॉल एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ चलने लगी थी और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की आवाज के एक पोयम गाने लगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। म्यूजियम के दरवाजे धीरे धीरे चरमराहट के साथ अचानक ही खुलने लगे थे। अब डॉल ने गुनगुनाना बंद कर दिया था और अचानक ही उसकी आंखों में से आंसू की जगह खून बहने लगा था। म्यूजियम से बाहर आते ही वो डॉल दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका रोना इतना खतरनाक था कि जिसने भी सुना वो सहम सा गया था। दोस्तों, मैं ये वीडियो अभी रात के 11:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप एक लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन पावर 2 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट कर देना। अचानक वो डॉल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ अपना बदला लेने, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चिल्लाती हुई वो डॉल अचानक कूदती हुई एक पेड़ पर लटक गई। थोड़ी ही देर बाद बारिश के रुकने पर वो डॉल पेड़ से नीचे गिर गई। वहीं पर एक शराबी बैठा था। उसने उस डॉल को उठाया और हवस भरी नजरों से देखने लगा। अचानक ही वो उस डॉल को चूमने लगा था। कितने टाइम बाद मिली है तू मुझे, आज तो तेरा पूरा रस निचोड़ दूंगा। घर से बाहर निकलवाया था ना तूने, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। कहते हुए उसने उस डॉल के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी अचानक वो डॉल भरी होने लगी। इतनी भरी कि डर के मारे उस शराबी ने उसे दूर फेंकना चाहा, लेकिन वो उसके पास ही गिर गई और कुछ ही देर में हवा में उड़ने लगी और चिंगाड़ते हुए बोली, तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तू जैसे इंसान इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तेरे जैसे ही एक इंसान ने धोखे से मेरी माँ से शादी की और अब जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो मुझे और मेरी माँ को मार डाला। आज मैं तुझ जैसे सारे इंसानों को मार डालूंगी। कहते हुए वो डॉल उस शराबी के पास आई और उसे एक पल में ही हवा में उछाल दिया और हवा में उस शराबी के 2 टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के दोनों टुकड़े पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। चारों तरफ खून ही खून हो गया और मांस के लोथड़े बिखर गए। ये सब देखकर वो डॉल चिंगाड़ते हुए हंसी और उसके मांस के लोथड़ों के पास बैठकर खाने लगी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और आंखों में खून उतर आया था। अगले दिन वो रूही के घर पहुंच गई और जहां रूही सो रही थी वहीं जाकर लेट गई और धीरे धीरे बोलने लगी। रूही, कुछ दिनों से कंप्लेंट्स आने लगी थी कि रूही लड़कों के साथ मारपीट करती है, तो तब कभी स्कूल के छत की दीवार पर चलने लगती है। ये सुन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक सर्दी के दिन जब उसका 6 महीने का भाई धूप में खेल रहा था तो रूही ने उसे उसके झूले सहित नीचे गिरा दिया और अपनी डॉल को सुला दिया
और वही उसके पास बैठकर अजीब अजीब से आवाज़ें निकलने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी। उन्हें लगने लगा था कि हो न हो ये कोई आत्मा का साया है जिससे रूही ऐसी हरकतें कर रही है। दोस्तों, आपको कैसी कहानियाँ पसंद है मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना। आपका भाई जो है ज़रूर कहानी लाएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना। गाइस, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, बट आप सपोर्ट ही नहीं करते। मैंने क्या बिगाड़ा है गाइस? आपके लिए मैं कहानी भी लाता हूँ और आप सपोर्ट भी नहीं करते। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिए। इसके साथ ही कुछ दिन और बीते। रूही की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन किसी को भी उस डेंजर डॉल के बारे में पता नहीं चला। एक दिन आधी रात को अचानक ही रूही नींद से जागी और छत पर चली गई। उस वक्त उसके साथ वो डॉल भी थी। दोनों बहुत देर तक छत की दीवार पर बैठी रही और अचानक ही की आवाज में चिल्लाने लगी। आवाजें सुनकर रोजी की नींद खुली तो उसने अनुमान लगाया कि छत का डर के मारे छत का दरवाजा बंद कर दिया। रॉबर्ट, ये क्या था? उसे क्या हो गया? वो वहां क्या कर रही थी? रॉबर्ट, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे, इस लड़की को वही छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। सुन लो रॉबर्ट, इस लड़की के कारण यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये लड़की भी जिंदा नहीं रहेगी। डरते हुए गुस्से भरी आंखों से रॉबर्ट को देखते हुए रोजी बोली, तुम रूही को कुछ नहीं करोगी, वो मेरी बेटी है। तुम्हारे कहने से मैंने जूली को मार डाला और इला ने हमें देख लिया तो उसे भी मारना पड़ा, लेकिन रूही तो मेरी अपनी बेटी है। रॉबर्ट चर्च से एक प्रीस्ट को लेकर आया। उसने घर में घुसते ही बता दिया कि यहाँ एक आत्मा का साया है जो आपके घर को तबाह करने आया है और वो एक डॉल के रूप में है। डॉल का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब रॉबर्ट और रोजी ने मिलकर जूली और उसकी बेटी इला को बहुत ही बेरहमी से मारा था। इला, जो कि जूली के पहले पति की बेटी थी, उसने रॉबर्ट और रोजी को जूली को मारते हुए देख लिया था और डर के मारे सामने आ गई थी, तो उन दोनों ने उसे भी मार डाला और किसी को कुछ पता न चले इसलिए उनके टुकड़े कर खा लिए। वो दोनों तो मर गए, लेकिन इला की आत्मा उसी की डोल में घुस गई थी। वो कुछ करती उससे पहले ही रॉबर्ट उसे एक हिस्ट्री म्यूजियम ले गया और वहाँ मंत्रों से उसे बांधकर कांच के शोकेस में बंद करवा दिया। दोनों ही उस सोच में डूबे हुए थे, तभी प्रीस्ट की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी। प्रीस्ट के कहे अनुसार उन्होंने उस डॉल को एक बक्से में बंद कर तंत्रों मंत्रों से बांध दिया और ये जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। ये वो थी कि जिस बक्से में उन्होंने उस डॉल को कैद किया था वो भी अपने साथ ही नई जगह पर ले आए। नई जगह आने के बाद वो सब नॉर्मल लाइफ जीने लगे, लेकिन आज रूही ने वो डॉल फिर से निकाल ली थी। अचानक एक दिन जब मेरी कुछ सामान खरीद कर वापस अपने फ्लैट जा रही थी तो तभी लिफ्ट में उसके सामने वो डॉल आ गई। उस वक्त उस लिफ्ट में मेरी के अलावा और कोई भी नहीं था। डॉल को अपने सामने देखकर मेरी बहुत ही घबरा गई थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। रूही तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, बस मुझे बदला चाहिए और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, करोगी ना मेरी हेल्प? वो डॉल लगभग मेरी के चारों तरफ उड़ती हुई चक्कर लगाती हुई बोली। डर के मारे मेरी की आवाज़ ही बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए कहा, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? बस इतने से कि तुम रॉबर्ट और रोजी को वही उनके उस पुराने घर में लेकर आओगी और तुम्हें कुछ नहीं करना। कहते हुए उस डॉल ने अपनी सारी कहानी उसे कह डाली। इसका मतलब तुम रूही को कुछ नहीं करोगी ना? अगर ये वादा करोगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरी ने डरते हुए डॉल से कहा। मेरी, तुम भूल रही हो कि तुम किसी इंसान से नहीं किसी साए से बात कर रही हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कहते हुए वो डॉल जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही वहां से हवा की स्पीड से गायब हो गई। मैरी बहुत डर चुकी थी। उसे अपनी नहीं अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। कुछ दिनों तक
रूही वो डॉल रॉबर्ट को और रोजी से छिपाकर मैरी के पास ले आती, लेकिन अब मैरी उससे दूर भी रहा करती थी। ये बात न तो रूही को अच्छी लगती न ही उस डेंजर डॉल को। गुस्से में आकर वो डॉल मैरी को परेशान करने लगी थी। कभी मैरी की स्कूटी की हवा निकाल देती तो कभी उसका बनाया नाश्ता खा जाती, और कभी मैरी के कपड़े गायब कर देती तो कभी पानी गिरा देती, लेकिन उसने कभी मैरी के बच्चों को परेशान नहीं किया। हार मानकर मैरी रूही और उस डॉल के साथ खेलने लगी थी। एक दिन उस डॉल के बताए अनुसार मैरी रॉबर्ट और रोजी को उन्हीं पुराने घर में ले आई थी, और साथ में रूही भी थी। जैसे ही उन सब ने घर में एंटर किया वैसे ही घर के सारे दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी मनहूसियत छा गई थी। मैरी ये देखकर काफ़ी परेशान भी थी, लेकिन कुछ बहाना कर वो रूही को बालकनी की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वहाँ मौत का मातम शुरू हुआ। रोजी और रॉबर्ट के चारों तरफ वो डॉल चक्कर लगाने लगी थी। दोनों ही बहुत डर गए थे, लेकिन अचानक ही रॉबर्ट हवा में उछला और कांच की टेबल पर जा गिरा। ये देख रोजी वहाँ से भागने को हुई। उसने जैसे ही डोर खोला और बाहर निकलने ही वाली थी कि डॉल ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और डोर बंद कर दिया, लेकिन रोजी के एक हाथ डोर में ही फंस गया। रोजी जितना अपने हाथ को निकलने की कोशिश करती उतना ही उसका हाथ और जकड़ने लगता, और अंत में उसका हाथ टूटकर वही दूसरी तरफ गिर गया। उसके हाथ से मांस और खून टपकने लगा। ये देख वो डॉल उसके पास आई और उसके हाथ की जगह से मांस निकाल कर खाने लगी, और रोजी बुरी तरह चीख रही थी और ऊपर ही मैरी और रूही उन्हें देख रही थी। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैरी ने रूही को पकड़े हुए था और उसका मुंह बंद किए हुए पर्दे के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी। मार डाला था ना तुम दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी माँ को? कोई नहीं बचेगा, दोनों मारे जाओगी। ऐसी भयानक मौत दूंगी कि तुम दोनों को देखने वालों को भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हुए वो डॉल रॉबर्ट की तरफ बढ़ी और उसे फिर से हवा में उछाल दिया, और जब वो नीचे गिरा तो उसके कपड़े फाड़कर उसके पेट पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसका पेट चीर दिया और आंतें बाहर निकलने लगी। रॉबर्ट फिर भी जिंदा था, वो चिल्ला रहा था। ऊपर खड़ी मैरी और रूही सब कुछ देख रही थी। तभी अचानक उस डॉल ने रॉबर्ट के सीने से दिल निकाल लिया और दहाड़ मारकर हंसने लगी। रॉबर्ट का दिल अब भी धड़क रहा था, और एक कोने में बैठी रोजी ये सब देख रही थी और रो रही थी। तभी उसका दिल लिए ही वो डॉल रोजी के पास बढ़ी और उस दिल को रोजी के मुंह में ठोस दिया। रोजी उल्टियां करने लगी थी और वो डॉल चिंगाड़ रही थी। अचानक ही उसने रोजी को हवा में उछाल दिया और एक दीवार से दे मारा। उसके शरीर से खून की फुवारे छूटने लगे थे। पूरे घर में खून और मांस ही मांस बिखरा हुआ था। इधर रूही ने ये सब देखकर रोना ही छोड़ दिया। रॉबर्ट और रोजी मर चुके थे और वो डॉल भी एक तरफ निढाल हो गई थी। मौका देखकर मैरी रूही को लेकर चुपके से वहां से निकल गई और अपने फ्लैट की तरफ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर रॉबर्ट और रोजी गए कहाँ, क्योंकि उनकी लाशें गायब हो चुकी थी। उस घर में लोगों को सिर्फ खून और मांस के लोथड़े ही मिले थे और वो डॉल भी गायब हो चुकी थी। मैरी भी नहीं जानती थी कि आखिर वो डॉल गई कहाँ। मैरी की तंद्रा टूटी और उसे आवाज लगा रहा था, और वो थी रूही। आज 6 महीने बाद रूही बोली, मेरी आंटी मुझे बाहर जाना है। रूही ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मैरी बहुत खुश हुई, क्योंकि उस हादसे के बाद रूही को बहुत गहरा सदमा लगा था। रूही ने बोलना, खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। आज 6 महीनों बाद रूही बोली और बिना मैरी का जवाब जाने ही वो घर से निकल गई। एक बार तो मैरी को अटपटा लगा, लेकिन इतने दिनों के बाद रूही को नॉर्मल में देखकर उसने कुछ नहीं सोचा। उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि रूही अब ठीक हो रही थी।
बिना कुछ बोले मैरी भी चुपचाप रूही के पीछे पीछे निकल ली। कुछ ही देर बाद मैरी ने देखा कि चर्च से कुछ ही देर पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर रूही उसकी डॉल के साथ बैठी हुई थी। उस डॉल का नाम था सबरीना। दोस्तों, ये नाम लेना बहुत गलत है क्योंकि ये बहुत डरावनी कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को दबाइए। तो ये थी सबरीना डॉल की कहानी। तो आपने लास्ट में ये सुना कि कुछ ही देर बाद मैरी ने देखा कि चर्च से कुछ ही देर पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर रूही उसी डॉल के साथ बैठी हुई थी। समाप्त। ये कहानी हमने बहुत मेहनत से बनाई है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है दोस्तों आप पर। प्लीज़ कमेंट करना नीचे, प्लीज़ एक तो कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा है कि तुम्हारे कभी 6000 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, तो आप लोग मुझे फुल सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियो पर 10,000 व्यूज़ ला के दिखा दीजिए। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। आज मुझे सपोर्ट करना और आपको कैसी कहानी पसंद है मुझे नीचे ज़रूर बताना। धन्यवाद, सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।